हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। तो आज का जो चैप्टर होगा वो आपका होगा क्रिया के भेद हिंदी स्पेशल में। तो हिंदी स्पेशल में इस सीरीज़ में कई सारे टॉपिक करा दिए गए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं जिसने भी नहीं देखा है, जिसको लगता है कि हमारा कोर्स कवर नहीं हुआ है। लाइक जैसे कि यूपी 380 पैड का एग्ज़ाम है अभी हाल ही में। यूपी यूपी पुलिस का भी आने वाला है, दिल्ली पुलिस का भी आने वाला है। ठीक है, यूपीएसआई, यूपी आर ओ एग्ज़ाम, एनी स्टेट एग्ज़ाम जो भी है इसमें हिंदी आनी है, वो लगभग सभी के लिए हेल्पफुल होगी ये क्लासेस आपकी। आपका समय ज़्यादा नहीं लेते, चलते सीधा टॉपिक की ओर पढ़ेंगे आज क्रिया। ठीक है, चलिए। तो क्रिया क्रिया क्या है समझते हैं। रचना या कर्म के आधार पर क्रिया के भेद जो होते हैं वो दो होते हैं। कौन कौन से? अकर्मक क्रिया, एक सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या होती है? जहाँ कर्म अनुपस्थित हो, जहाँ कर्म ना हो वो अकर्मक। आ में से होता है बिना, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। बिना कर्म के जो क्रिया उपस्थित हो वो क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया। ठीक, चलिए। अगला है आपका सकर्मक क्रिया। सामान्य में से होता है सहित, जहाँ कर्म सहित उपस्थित हो वो क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। अगला अगला है आपका जहाँ अर्थ या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद जो होते हैं वो 8 होते हैं मूल रूप से, वैसे 10 होते हैं। ठीक है, जैसे मूल क्रिया या धातु, दूसरी है सामान्य क्रिया, तीसरी है साधारण क्रिया, चौथी है आपकी सहायक क्रिया, पांचवी संयुक्त क्रिया, छठवीं है आपकी पूर्वकालिक क्रिया, सातवीं प्रेरणार्थक, आठवीं द्विकर्मक और नौवीं नाम धातु क्रिया, 10वीं क्रियार्थक क्रिया। आगे चलते हैं। अकर्मक क्रिया, जिस वाक्य में कर्म उपस्थित ना हो वो कहते हैं अकर्मक क्रिया। जहाँ क्रिया के फल का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़े वे होते हैं कर्मक क्रिया। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो वो होते हैं अकर्मक क्रिया। जहाँ क्रिया संपन्न होती है उसे आधार कहते हैं, कर्म नहीं कहते। अगला है वाक्य में क्या लगाने पर उत्तर प्राप्त नहीं होता। अकर्मक क्रिया की ये आइडेंटिटी होगी आपकी। अगला चलते हैं आपका एग्जाम्पल देख लेते हैं कर्मक क्रिया के। जैसे राम पढ़ता है तो राम यानी पढ़ने का प्रभाव, इस पढ़ने क्रिया के प्रभाव किस पर पड़ता है? राम पर। तो क्या कहलाएगा वो? कर्मक क्रिया। जैसे सीता गाती है। ठीक है, मोहन हंसता है, हंसने का प्रभाव किस पर? मोहन पर पड़ रहा है, तो वो कर्मक क्रिया कहलाती है। बच्चा रोता है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, मोर जंगल में नाचता है, छात्र मैदान में खेलते हैं। तो मैदान क्या है? आधार। समुद्र उफर रहा है, ये क्रिया है। हवा बह रही है, बहना भी क्या है? एक क्रिया है। ठीक, तो ये हो गए आपके। अब चलते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल क्या है? आइडेंटिटी जान लेते हैं। वाक्य में कर्म उपस्थित रहता है, कर्म क्या रहता है? प्रेजेंट हो उसमें, वो सकर्मक क्रिया। क्रिया के फल का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर सीधे कर किस पर पड़े? कर्म पर पड़े। क्रिया के फल का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर किस पर पड़े? कर्म पर पड़े, तो वो क्या कहलाती है? सकर्मक क्रिया। वाक्य में कर्म की प्रधानता हो वो क्या कहलाती है? सकर्मक क्रिया। वाक्य में क्या लगाने पर उत्तर प्राप्त हो? सकर्मक क्रिया। राम रामायण पढ़ता है, राम क्या पढ़ता है? तो उसका उत्तर मिल जाएगा राम रामायण पढ़ता है। तो समझ पाए क्या कहलाएगी? सकर्मक क्रिया। और क्रिया के फल का प्रभाव कर्ता पर न पड़े, कर्म पर पड़े। ठीक है, पढ़ने का प्रभाव किस पर पड़ेगा? कर्ता पे ना पड़ के किस पे पड़ रहा है? कर्म पर पड़ रहा है। जब कर्म पर पड़ेगा तो समझो वो सकर्मक क्रिया कहलाएगी क्रिया का, क्योंकि अब पढ़ोगे तो रामायण पढ़ी जाएगी। एक पेज पढ़ोगे, ऐसे मान के चलो 500 पेज है, तो आपने पढ़ना स्टार्ट किया तो एक पेज पढ़ा तो बचे कितने? 499। तो यानी कर्म पर भी तो प्रभाव पड़ रहा है ना। चलिए, अगला है देवेश महाभारत पढ़ रहा है, तो पढ़ने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? महाभारत पर। ठीक है, क्योंकि पढ़ा जा रहा है उस पर। तो यानी कर्म कर्ता पर प्रभाव न पढ़कर कर्म पर पड़े तो क्या कहलाती है? सकर्मक क्रिया कहलाती है। और वाक्य में कर्म उपस्थित है, कर्म तो है ही महाभारत। ठीक है, पढ़ना। और पढ़ना क्या है? क्रिया है ये आपकी। देवेश क्या है? करता है। चलिए आगे समझ पाए। ऐसे ही एग्जाम्पल है आपका इसी से रिलेटेड। आप पुस्तक पढ़ रहे हो, सीता गीत गा रही है, राधा ने नृत्य किया, मोहन ने किताब पढ़ी, शीला भोजन पकाती है, आप खाना खाते हैं। ये किसके एग्जाम्पल है सारे? सकर्मक क्रिया। अगला है नेक्स्ट। सही आंसर के लिए टाइप करें अकर्मक के लिए 1,
शकर्मक के लिए 2। ठीक है। मोदी जी पलंग पर सोते हैं, तो इसमें कौन सी क्रिया है आप बताएंगे। तो इसमें सोने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, सोने का प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है। ठीक है ना, कि पलंग पर पड़ेगा, पलंग पर तो आधार है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना। तो जब कर्ता पर प्रभाव पड़ता है तो क्या कहलाती है, वो कर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक। एक लिखेंगे, योगी जी जमीन पर सोते हैं, ये भी कर्मक क्रिया का उदाहरण है। खट्टर गाड़ी में सोता है, ये भी। केजरीवाल किसी को सोने नहीं देते, किसी को सोने नहीं देते, तो ये जो क्रिया है वो आपकी सकर्मक क्रिया है। ठीक। अगला है आपका, ड्राइवर बस चला रहा है, ये भी आपकी सकर्मक क्रिया, चलाने का प्रभाव बस पर पड़ रहा है। मतलब चलिए, माली ने पके पके आम तोड़े, सकर्मक क्रिया। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। रमेश ने बच्चे को दूध पिलाया, शकर्मक क्रिया। आप जूस पी रहे हैं, शकर्मक क्रिया। सृष्टि अखबार बढ़ती है, शकर्मक। बच्चे मैदान में खेलते हैं, बच्चे आकाश में पतंग उड़ा रहे हैं, ये भी आपकी क्या है, सकर्मक क्रिया है, ये कर्मक क्रिया का उदाहरण है। छात्र मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, कर्मक क्रिया। आप सभी में मेरी सखियों में अवश्य शामिल हैं। चलिए, आप रोज 4 घंटे पढ़ाई किया करो, तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये है आपका सकर्मक क्रिया को। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अर्थ या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। ठीक। मूल क्रिया या धातु क्रिया। क्रिया का सबसे छोटा रूप मूल क्रिया अर्थात धातु कहलाता है, जैसे खा, पी, फेल, नाच, हंस, पढ़, लिख, जा। तो ये क्रिया का सबसे छोटा रूप जो कहलाता है वो ही आपकी मूल क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, मूल क्रिया। सामान्य क्रिया क्या होती है, मूल क्रिया का न अंत वाला रूप सामान्य क्रिया कहलाता है। मूल क्रिया के साथ अगर ना लग जाए, जैसे मान के चलो खा, क्या है, मूल क्रिया है, इसमें ना लग जाए तो क्या हो जाएगा, खाना। तो ये आपकी सामान्य क्रिया कहलाएगी, मूल क्रिया से सामान्य क्रिया बन जाएगी। ठीक। यही आपका दे रखा है यहाँ पे कि धातु प्लस ना सामान्य क्रिया, मूल क्रिया के अंत में ना जोड़कर सामान्य क्रिया का रूप बनता है, जैसे खाना, पीना, गाना, हंसना, खेलना, नाचना, पढ़ना, जाना। चलिए आगे है साधारण क्रिया। तीसरी, क्रिया की समाप्ति वाला रूप साधारण क्रिया कहलाता है। मूल क्रिया प्लस कर इक्वल टू साधारण क्रिया। तो मूल क्रिया के साथ कर लगाने से साधारण क्रिया बनती है। धातु अर्थात मूल क्रिया में कर प्रत्यय जोड़कर लगाकर साधारण क्रिया का रूप बनता है, जैसे खाकर, पीकर, जाकर। मूल क्रिया तो खाए, इसमें कर प्रत्यय लगा दिया, तो ये आपकी मूल क्रिया से साधारण क्रिया बन गई, कौन सी, साधारण। ठीक। चलिए आगे चलते हैं, समझ गए। अगला है आपका सहायक क्रिया। सहायक क्रिया ता, ती, ते प्लस है ओंग लग जाए, ता है, ती है, ते है, रहा है, रही है, रहे है, रहा था, रही थी, रहे थे, होगा, होगी, होंगे, चुका है, चुकी है, चुके हैं। तो मूल क्रिया के साथ प्रयोग होने वाली क्रिया सहायक क्रिया कहलाती है। समझ पाए। आगे चलते हैं, संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या कहलाती है, जहाँ दो क्रिया एक साथ शुरू हो एक साथ समाप्त हो, जहाँ क्रिया का आरंभ व समाप्त होना पाया जाता हो, वहाँ क्या है, संयुक्त क्रिया कहलाती है। थर्ड पॉइंट है, जहाँ कार्य की पूर्णता या अवकाश दिखाई दे, वो संयुक्त क्रिया। जहाँ व्यवस्था प्रकट हो, संयुक्त क्रिया। जहाँ जहाँ सनातन सत्य हो, संयुक्त क्रिया। जहाँ धमकी दी जाए, संयुक्त क्रिया। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जरा दाल में घी डाल दो। ठीक, तो संयुक्त क्रिया। वह दौड़ते दौड़ते थक गया, वह उसे अचानक मार बैठा, बाहर बरसात हो रही है, अब वर्षा बंद हो चुकी, मैं जा रहा हूँ सर, मैं अब आऊँ जाऊँ, गरीब की बीवी सबकी भाभी हुआ करती है, तुझे बाद में देख लूँगा। तो ये किसके एग्जाम्पल हुए, ये आपके सारे सारे एग्जाम्पल संयुक्त क्रिया के एग्जाम्पल हैं। ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अगला है आपका पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया की डेफिनेशन क्या है, पूर्व का अर्थ पहले तथा काल का अर्थ समय होता है। जब कोई क्रिया पहले समय में समाप्त हो जाए तथा दूसरी क्रिया जारी रहे, पहले क्रिया कोई पहले समय में समाप्त हो जाए, दूसरी क्रिया जारी रहे, तो पहले समाप्त होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है, जारी रहने वाली क्रिया समायिक क्रिया कहलाती है। पहले समाप्त हो गई वो पूर्वकालिक, और जारी रहने वाली क्रिया समायिक क्रिया। बस इतना आप समझ लें, पहले वो समाप्त हुई वो पूर्वकालिक, बाद में हुई समाप्त हो रही है वो समायिक क्रिया। एग्जाम्पल से समझें, मैं सुबह उठकर गर्म पानी पीता हूँ। ठीक है,
तो मैं सुबह उठकर, जो पहले काम हुआ वो सुबह उठकर वो पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत आया। और गर्म पानी पीना समायिका क्रिया बाद में, पहले उठा फिर उसके बाद पाया, तो जो पहले हुआ पूर्वकालिक में जाएगा और जो बाद में हुआ काम वो गया है समायिका क्रिया। एक से अगला देखते हैं उदाहरण। दादाजी पार्क में टहलकर चाय पीते हैं। तो दादाजी पहले टहले फिर उन्होंने चाय पी, तो पूर्वकालिक क्रिया समायिका क्रिया। ठीक, ऐसे ही एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। मैं अखबार पढ़कर नाश्ता करता हूँ, पहले अखबार पढ़ा फिर नाश्ता किया, तो पूर्वकालिक क्रिया। फिर उसके बाद नाश्ता करना जो हुआ वो आपका क्या है, समायिका क्रिया। ये आया समायिका क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया पढ़ना, समायिका क्रिया करना नाश्ता। चलिए अगला है एग्जाम्पल आपका, आप सभी नहाकर क्लास लेते हैं, तो पूर्वकालिक क्रिया। मैं टेलीविज़न देखकर, तो देखकर ये भी पूर्वकालिक क्रिया। देख बहुत सी बातें नोट करता हूँ। आप रोज़ शाम को दूध पीकर सोते हो, तो पीकर सोते हो, पहले पिया वो आपकी पूर्वकालिक क्रिया पहले जो हुआ। आप पहले समझकर बाद में लिखते हैं। मैं सोचकर बोलता हूँ, पूर्वकालिक क्रिया। पहले सोचना फिर बोलना अच्छा होता है, सोचना पूर्वकालिक क्रिया। अब चलते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। ये प्रेरणार्थक क्रिया जो होती है ये आपकी दो प्रकार की होती है, प्रेरक कर्ता और प्रेरित कर्ता पर डिपेंड करती है। कैसे? प्रेरक कर्ता जो होता है ये कर्ता कार्य को स्वयं न करके दूसरे कर्ता अर्थात प्रेरित कर्ता को प्रेरणा देकर क्रिया संपन्न करवाता है। ये प्रेरक कर्ता दूसरे से कार्य करवाता है, स्वयं नहीं करता। ये किससे करवाता है? ये दूसरे से करवाता है। समझ पाए? तो ये प्रेरक कर्ता अर्थात प्रेरित कर्ता को प्रेरणा देकर क्रिया संपन्न करवाता है। चलिए प्रेरित कर्ता क्या होता है इसको समझें। जिसके द्वारा प्रेरणा लेकर क्रिया संपन्न की जाती है उसे प्रेरित कर्ता कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझेंगे। जहाँ कोई क्रिया प्रेरित कर्ता द्वारा की जाती हो उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे राधा ने गीता से चाय बनवाई, तो राधा ने गीता से इससे करवाया, वो काम क्या होता है? प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत। राम ने श्याम से 100 रुपये दिलवाए, तो इस प्रकार से आपके एग्जाम्पल। शीला ने मोची से जूते पॉलिश करवाए। क्रिया के अंत में वाया वाई वाय हों तो प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आते हैं, तो आपके प्रेरणार्थक अंतर क्रिया के अंतर्गत आएगा ये सारे एग्जाम्पल। चलिए आगे देख लेते हैं। जब प्रेरित कर्ता के साथ से प्रसर्ग चिन्ह का प्रयोग हो तो क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आएगी। प्रेरणार्थक क्रिया के अंत में वाया वाई वाले लगा होता है। द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया के वाक्य में भी दो कर्ता प्रयुक्त होते हैं। फिर से समझें, द्विकर्मक क्रिया के वाक्य में भी दो कर्ता प्रयुक्त होते हैं। जहाँ कोई क्रिया दो कर्ता पर निर्भर आश्रित हो तो वह क्रिया द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। अगला एग्जाम्पल समझें। माता जी ने बच्चों को खाने के लिए लड्डू दिए, तो माता जी ने बच्चों को खाने के लिए लड्डू दिए, तो यह द्विकर्मक क्रिया है और दो कर्ता आ रहे हैं। रमेश ने सुरेश को, ये भी रमेश और सुरेश दो कर्ता हैं। दो कर्ता, जहाँ कोई क्रिया दो कर्ता पर निर्भर आश्रित हो वह द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। समझ पाए? ऐसे आगे एग्जाम्पल देख सकते हैं। अध्यापक ने छात्रों को क्रिया पढ़ाई। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को धनुष विद्या का ज्ञान दिया। अगर एग्जाम्पल समझें। अपने शिक्षक को गुरु दक्षिणा में BMW कार दी। द्विकर्मक क्रिया के वाक्य में बाद वाला कर्ता के साथ को कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। द्विकर्मक क्रिया के वाक्य में बाद वाले कर्ता के साथ को कारक चिन्ह का प्रयोग होगा। जैसे अपने शिक्षक को गुरु दक्षिणा में BMW कार दी को, तो द्विकर्मक क्रिया के वाक्य में कर्ता के साथ हो रहा है ना, कर्ता के साथ, ये कर्ता है, इसके साथ को कारक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। तो समझ पाए? आगे अगला एग्जाम्पल समझे। नाम धातु क्रिया क्या होती है? नाम धातु क्रिया संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों को नाम कहा जाता है। जो क्रिया संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों से बनाई जाए तो वह नाम धातु क्रिया कहलाती है। जब संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्द के बाद में आना अवाना प्रत्यय जोड़ा जाता है तो नाम धातु क्रिया बनती है।
संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्द के बाद में आना अवाना प्रत्यय जोड़ा जाता है तो नामधातु क्रिया बनती है। आगे एग्जाम्पल दे रखा है आपका, जैसे लतियाना, लतियाना, बतियाना, अपनाना, ये क्या है, जैसे सर्वनाम है तो इसमें आना प्रत्यय जोड़ा, तो आना प्रत्यय जोड़ा तो क्या उनसी क्रिया बन गई, नामधातु क्रिया। चिल्लाना तो ये क्रिया है, और संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्द के बाद में आना वाना प्रत्यय जोड़ा चिल्लाना, तो आना प्रत्यय जोड़ा इसमें भी घबराना है ना, टर्राना, गुर्राना, हथियाना, चिंगाड़ना, दाड़ना, हिननाना, भिनभिनाना, टर्राना, गुर्राना, हथियाना, जुर्माना, तो ये सब नामधातु क्रिया के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे, पुलिस चोर को लत्याते हुए ले जा रही है तो नामधातु क्रिया। बच्चे रास्ते में बतियाते हुए जा रहे हैं, नामधातु क्रिया। जहाँ मेहमानों के लिए थोड़ी चाय गरमा दीजिए, मेढक कुएं में टर्रा रहे हैं तो टर्राना, मच्छिका भिनभिना रही हैं, हाथी जंगल में चिंगाड़ रहा था तो ये भी क्या है, नामधातु क्रिया के अंतर्गत आना। मीरा अपने ससुर से लज जाती है, बच्चे अपरिचितों से शर्माते हैं, नामधातु क्रिया के अंतर्गत आता है। चलिए अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्रियार्थक संज्ञा। जो शब्द क्रिया व संज्ञा दोनों के लिए प्रयुक्त हो, क्रिया और संज्ञा दोनों के लिए प्रयुक्त हो ना, क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द का प्रयोग क्रिया व संज्ञा दोनों अर्थ में किया जाए, जिस शब्द का प्रयोग क्रिया और संज्ञा दोनों अर्थ में किया जाए वो क्रियार्थक संज्ञा कहलाता है। एग्जाम्पल से समझे, आजकल अधिक शादियों के कारण सोना बहुत महंगा हो चुका है, तो जिस शब्द का प्रयोग क्रिया संज्ञा के अर्थ में किया जाए क्रियार्थक संज्ञा कहलाता है। तो ये आपका संज्ञा है क्या, सोना। ठीक है, अगला एग्जाम्पल समझे, यहाँ पर सोना सख्त मना है तो ये क्या है, सोना किसके रूप में प्रयोग हुआ, क्रिया के रूप में, और यहाँ जो प्रयोग हुआ वो संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ। तो जो शब्द क्रिया और संज्ञा दोनों के लिए प्रयुक्त हो ना, क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द का प्रयोग क्रिया और संज्ञा दोनों अर्थ में किया जाए वह क्रिया संज्ञा कहलाता है। तो यही तो डेफिनेशन थी, और ये एग्जाम्पल से आप समझ पाए, क्योंकि यहाँ पे जो सोना का प्रयोग हुआ वो क्रिया के रूप में हुआ, यहाँ सोना का प्रयोग हुआ वो संज्ञा के रूप में हुआ। अगला एग्जाम्पल से तो ये एग्जाम्पल से आप समझ पाए। तो चलिए आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।